नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पीजी के फोर्थ सेमेस्टर पे भारत शासन अधिनियम 1858 के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के और भारत में प्रशासन हेतु जो कानून बनाए गए उसमें से इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम के लाने के कारण, जो 1858 का अधिनियम लाया गया, उस कारण को ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, क्या कारण कहकर इसको बताया कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या किस लिए हम ला रहे हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि हम अब 1857 की क्रांति के बाद ये लाया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था। तो हम देखते हैं कि उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हम भौगोलिक विस्तार की नीति का त्याग करेंगे। मतलब जो हमने विस्तार किया है वो हम विस्तार नहीं करेंगे और आपके सांस्कृतिक मामलों में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये दो मूल कारण था जो उन्होंने इस अधिनियम को लाने के गिनाए। इसके अलावा अन्य कारण भी थे। हम देखते हैं कि डलहौजी ने उचित तथा अनुचित कई तरीकों से देसी राज्यों का अपहरण किया था, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एवं हड़प की नीति, ये सब नीतियाँ जो थी, तो इसके कारण 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जमींदारों तथा जागीरदारों के लिए एक जांच के लिए बम्बई में एक इनाम कमीशन बनाया था। इस कमीशन में 35,000 जागीरों की जांच की और लगभग 20,000 जागीरें जो हैं जब्त कर ली जाती हैं। इसके अलावा डलहौजी की जो नीति थी उसके कारण जो देसी राज्य थे उसके प्रति काफ़ी रोष पैदा हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं तो ये राजनीतिक कारण थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अवध के नवाब बाजिद अली शाह को अपदस्थ करके कुशासन के आधार पर फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये कारण जो थे, और इसके अलावा अन्य कारण थे जो राजनीतिक कारण थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्थिक कारण के अंतर्गत जो प्रॉब्लम आई थी तो उसको जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत जो है दादा भाई नौरोजी जो है इसको दिखाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि अब जो है एक तो हो गया कि हम आपके भौगोलिक विस्तार नहीं करेंगे, सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपको धार्मिक आज़ादी दी जाएगी। आप अपने धर्म का जैसे भी चाहें प्रचार प्रसार कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए, धार्मिक कारण एक था, आर्थिक कारण थे, ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। और इस क्रांति से अंग्रेज़ लोग जो है काफ़ी तेज़ी से अपनी नीति को बदले थे। इसके बाद ये देखते हैं कि ये लोग जो है नौकरी देने में भी ब्रिटिश इंडिया में अब भेदभाव नहीं की जाएगी। इस अधिनियम के तहत ये बात इनके द्वारा कही गई। ये सब चीज़ें जो हैं इनके द्वारा बताई गई कि ये सब चीज़ जो है अब नहीं होगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति जो होती है उसके क्या कारण थे। तो 1857 के क्रांति के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक बहुत सारे कारण थे, परंतु मुख्य कारण क्या था इसमें कि जो ये आपका आर्थिक शोषण जो है सर्वोपरि होता है। देखिए, इसमें डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण। तो धार्मिक कारण में हम देखते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया गया था। विलियम बेंटिक तथा डलहौजी के समय हिंदू समाज में जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म के काम किए जा रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा, जैसे सती प्रथा को रोकना, कन्याबद्ध, बाल विवाह का निषेध, विधवा विवाह का समर्थन करना इत्यादि। लेकिन ये चीज़ जो है इनके खिलाफ चला गया। ऐसा इनका मानना था कि ये चीज़ हमारे खिलाफ चला गया, इसलिए हम अब भारत शासन अधिनियम के बाद कोई भी सोशल रिफॉर्म का काम नहीं करेंगे। तो ये कारण था। फिर आर्थिक कारण को बहुत ज़्यादा जो मेन कारण था वो आर्थिक कारण ही था, और इसको दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी जो किताब है उनकी, उसमें अपने सिद्धांत को प्रकट किया और बताया किस तरह से भारतीय जो है गरीब होते चले जा रहे हैं। उसकी प्रति व्यक्ति आय को उन्होंने इसमें दिखाया। फिर देखिए आप लोग डायग्राम में देखने से हमको पता चलता है कि 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के खिलाफ एक विद्रोह था, ठीक है। ये भी एक था कि जो प्रशासन चला रही थी उसके कारण भी एक क्रांति हुई। तो ये धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण जो विद्यमान हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के कारण हुआ। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल ब्रिटेन में भी बनने लगा। तो वहाँ की जो ब्रिटेन में माहौल बना उसके खिलाफ जो वहाँ की सरकार है
जो ब्रिटिश ताज है उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, देखिए डायग्राम में हमने क्रॉस किया है, पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया जाता है। हम पहले पढ़ चुके थे, फिर डायग्राम को देखिए कि ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आया था उसके तहत द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हम अंत करते हैं तो द्वैध शासन यानी कि दो संस्थाओं या दो लोगों के शासन का अंत हो गया यहाँ पे। तो 1858 का सबसे बड़ी बात ये है कि द्वैध शासन का अंत हो जाता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ख़त्म होती है और उसके जगह पे ब्रिटिश क्राउन आ जाता है, यानी ब्रिटेन की जो महारानी है उनका शासन आ जाता है। फिर दूसरे डायग्राम 5 यहाँ पे हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था, जो पहले काफ़ी पावरफुल थी और प्रशासन को काफ़ी हद तक नियंत्रित करती थी, वो उसको जो है उसके दोनों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC लिखे हमने। BOC का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस दोनों के पावर जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं और एक नए पद भारत सचिव के नाम से एक पद का सृजन किया गया। अब देखिए ये भारतीय प्रशासन का जो है भारत सचिव जो है, अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो भारत सचिव है, यह जो है भारत सचिव यहाँ पे निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च बॉडी है, मतलब ये जो है, और यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे और ये अपने निर्णय को ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट जो है उसे अटैच रहेगा। ये भारत सचिव के मदद के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया और इस 15 सदस्य में से हम देखते हैं कि 7 सदस्य जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और 8 सदस्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते थे। ये 15 सदस्यीय जो भारत परिषद है यह सिर्फ और सिर्फ एक परामर्श देने वाली संस्था है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भारत सचिव है, यानी इंडियन सेक्रेटरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन सेक्रेटरी पद का सृजन किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये 15 सदस्यीय जो है ये सिर्फ परामर्शदात्री बॉडी है और ये इसकी मदद करेगी। ये 15 सदस्यीय जो मेंबर है उसमें कैसे मेंबर चुने जाएंगे? जिसको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इंडिया, 10 वर्ष भारत में काम करने का अनुभव हो। ठीक है, तो ये क्यों किया गया कि भारत में 10 वर्ष के काम का अनुभव करना चाहिए? देखिए हम देख चुके कि 1857 की क्रांति हुई, उसके कुछ ग्रास रूट रीजन थे जो उस रीजन को अंग्रेज ठीक से नहीं समझ पाए कि आखिर क्या कारण था। तो यहाँ पे 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला आदमी अगर कोई रहेगा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं से भी रहेगा अगर, तो वो आदमी जो है यहाँ पे 10 ईयर्स जिसको अनुभव रहेगा, तो वो आदमी अच्छे तरीके से भारतीय प्रशासन को समझेगा, इसलिए उसको एक्सपीरियंस वाला आदमी चुना गया। देखिए एक गलत चीज़ क्या किया गया कि इसका खर्च जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये 15 सदस्यीय जो परिषद, इसका खर्च कौन देगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सातवें एक नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल का पद था उस पद को अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद सृजित कर दिया गया और वायसराय का पद जो है सृजित करके जो है लॉर्ड कैनिंग को जो है वायसराय, प्रथम वायसराय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। देखिए यहाँ पे है इस 1818 के जो अधिनियम है इसको एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को द्वारा ये कहा गया कि वेटर गवर्नमेंट देगा आपको, एक अच्छी सरकार देने की व्यवस्था इसमें की जाने की बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि ये भारत के जो गवर्नर जनरल है वायसराय की उपाधि मिली। जो वायसराय सीधा क्राउन का प्रतिनिधि होगा। ये जो है ये वायसराय जो आप देख रहे हैं किससे जुड़ा है? ब्रिटिश क्राउन से सीधे जुड़ा रहेगा। अब देखिए इसके अलावा और भी कई इसमें प्रावधान किए गए थे। ठीक है, थैंक यू।